हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम डिटेल वन शॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। साथ में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें मेटल के एटम और आयन आर बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनाइन। तो वो नंबर ऑफ एनाइन जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे Cl नेगेटिव, उसके साथ वो बॉन्ड बना सकते हैं। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक वाटर के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो इन्हीं कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। मैनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जैसे क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, विटामिन B12। जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हेमोग्लोबिन में आयरन के, और विटामिन B12 में ना कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। इनकी मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल पे हम दूसरा मेटल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं। डाइंग, कलरिंग में यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसे यूज किया जाता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट काम कर सकते हैं। एनालिटिकल रिएजेंट मतलब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एल्फ्रेड वर्नर ने 1898 में दिया था थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला पॉइंट है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो टू टाइप ऑफ लिंकेज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल दो तरह का लिंकेज और दो तरह का वैलेंस शो करता है। एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो प्राइमरी वैलेंस है वो आयनाइजेबल होता है। आयनाइजेबल मतलब जैसे आयनिक कंपाउंड NaCl है, Na+Cl नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंस आयनाइजेबल होता है और इसे सेटिस्फाई करता है नेगेटिव आयन। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है CONH36Cl3। अगर कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे ना तो ये आता है +3, तो वही इसका क्या है, प्राइमरी वैलेंस है। इसे सेटिस्फाई क्या करेगा, यहाँ पे 3 Cl नेगेटिव आयन है तो ये इसे सेटिस्फाई करता है, तो इसे ही प्राइमरी वैलेंस करते हैं, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी वैलेंस आर नॉन आयनाइजेबल। जैसे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, तो उसमें आयंस नहीं बनती, तो वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं। दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव आयन। तो न्यूट्रल और नेगेटिव आयन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या करते हैं, मेटल को ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उसके साथ ना कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उन बॉन्ड्स को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस कौन सेटिस्फाई करता है, न्यूट्रल और नेगेटिव आयन, और ये एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। द सेकेंडरी वैलेंस इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। और 6 NH3 कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। एंड इट इज फिक्स फॉर ए मेटल, पर्टिकुलर मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हम बात करें आयंस और ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज, जो सेकेंडरी लिंकेज के साथ बाइंड होते हैं टू द मेटल, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट, तो स्पेस में पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो करते हैं। आयंस और ग्रुप का मेटल के साथ एक पर्टिकुलर स्पेस में अरेंजमेंट होता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। इस स्पेशल अरेंजमेंट को ना कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हो सकते हैं, डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे CONH36 3+, तो इसमें NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड बनाता है, तो 6 NH3 6 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे 90 डिग्री। नेक्स्ट, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो तरह के स्ट्रक्चर हमारे बन सकते हैं। एक टेट्राहेड्रल बन सकता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, NiCO4। तो कार्बन वाली तरफ से यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109.5। यहाँ तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर भी बन सकता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। स्क्वायर प्लेनर में याद रखना जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 90 होता है। PTCl4 2 नेगेटिव, तो Cl के साथ यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, 90 है, और ये प्लेन में होता है। स्पीशीज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आयंस आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट को काउंटर आयन कहते हैं। तो सपोज हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स दिया, तो ब्रैकेट के अंदर वाली स्पीशीज को क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वाली स्पीशीज ना कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बनाता है, और अगर आप वाटर में डालो ना तो ये डिसोसिएट नहीं होता।
वेरएज आइंस जो आउटसाइड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसे काउंटर आइन कहते हैं। तो अगर आप वाटर में डालोगे ना तो ये वाला जो होता है ना कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स, ये डिसोसिएट नहीं होता, बट ये जो काउंटर आइंस है ना वो क्या हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। हमें सीरीज ऑफ कंपाउंड दिया, कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया के साथ हमने ना बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं। कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया, रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब ये जो डिफरेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स बने हैं ना, हमने उसे रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3, ये ना एक्सेस में होना चाहिए है। सम क्लोराइड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज AgCl। तो इसमें जो क्लोराइड आयन है ना, जो कॉम्प्लेक्स थे उसकी क्लोराइड आयन क्या करेगी, AgNO3 के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट होगी एज AgCl। तो हमें यहाँ पे ना 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, हमने 3 कॉम्प्लेक्स का ना स्ट्रक्चर बताना है। हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया। 1 मोल हमने लिया COCl3.6NH3 येलो, इट गेव 3 मोल्स ऑफ AgCl। तो एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, तो इसमें जो Cl है वो इसके साथ रिएक्ट करके 3 मोल ऑफ AgCl बनाया। नेक्स्ट हमने 1 मोल ऑफ COCl3.5NH3 पर्पल लिया, गेव 2 मोल्स ऑफ AgCl जो हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया। 1 मोल ऑफ COCl3.4NH3 ग्रीन गेव 1 मोल ऑफ AgCl जो हमने रिएक्ट किया AgNO3 के साथ। अब जो असाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है वो बेसिस हम कैसे देते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद AgNO3 कि हमारे कितने मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ देयर सोल्यूशन। ठीक है, हमने इन्हें स्ट्रक्चर असाइन किया। अब क्या हो रहा है, देखो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, बट हमें जो AgCl बन रहा है 3 मोल्स बन रहा है, मतलब 1 मोल में ना हमें 3 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयंस चाहिए। Cl नेगेटिव तभी बन सकता है आयंस हमारा जब वो एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट है, तभी वो क्या कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है। तो 3 Cl नेगेटिव ना एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट होगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा CONH3 ब्रैकेट Cl3। तभी 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स में आपको 3 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे और 3 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव AgNO3 के साथ रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ AgCl बनाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में आपको 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, मतलब 2 मोल्स ऑफ जो Cl आयंस है वो आउटसाइड द ब्रैकेट होनी चाहिए। तो 2 Cl जो आयंस है वो आउटसाइड द ब्रैकेट होगी और बाकी सारा ब्रैकेट के अंदर CONH3,5Cl। अब याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर ना 6 रहता है, तो एक Cl अंदर रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। ठीक है, तो जब ये डिसोसिएट होगा 1 मोल तो आपको 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव मिलेगा, वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ AgCl बनाएगा। सिमिलरली लास्ट वाले में 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, मतलब आउटसाइड द ब्रैकेट सिर्फ एक Cl आयन है, तो ये हो जाएगा 1 मोल से हमें 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन मिलेगा, वो AgNO3 के साथ कंबाइन करके 1 मोल ऑफ AgCl बनाएगा। तो इसका हमारा बन जाएगा CONH3,4Cl2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, ब्रैकेट के बाहर Cl। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। When a coordination compound CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl precipitate per mole of the compound। हमें राइट करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है ना, तो हम ब्रैकेट के बाहर Cl2 डालेंगे, तभी ये क्या कर सकता है, डिसोसिएट करके ट्वाइस Cl नेगेटिव बनाएगा और वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ AgCl बना सकता है। अब क्रोमियम का ना याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, एक Cl यहाँ लाएंगे और वाटर के सिर्फ 5 मॉलिक्यूल, 5 इसलिए लाए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक यहाँ से एक 5 यहाँ से है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहना चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये ब्रैकेट के बाद .H2O लगाते हैं तो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हमारा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट, व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3.6NH3 इज मिक्स विद AgNO3, ये भी हमने 1 मोल लिया एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, 3 मोल ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड। हमें स्ट्रक्चर लिखना है, 3 मोल ऑफ AgCl, 3 Cl नेगेटिव आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाहर Cl3 हो जाएगा और CO हो जाएगा NH3,6 क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ये हमारा कंपाउंड होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ए डबल सॉल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स। बोथ जो डबल सॉल्ट है एज वेल एज जो कॉम्प्लेक्स है फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड। तो 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स बनते हैं और ये जो स्टेबल कंपाउंड से कंबाइन करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में। डिफरेंस की बात करेंगे, सबसे पहले डबल सॉल्ट, दीज आर द एडिशनल कंपाउंड। अभी हमने पढ़ा 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड से बनते हैं तो इसे एडिशनल कंपाउंड भी कहते हैं, विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल रहते हैं बट ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन डिसॉल्व स्टेट। तो डिसॉल्व स्टेट पे ना अपने आयंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं।
हमारे पास यहाँ पे 3 क्या है, डबल सॉल्ट है। सबसे पहला कैरनालाइट बनता है KCl MgCl2.6H2O। मोहर सॉल्ट है FeSO4 NH4 twice SO4.6H2O। पोटैश एलम KAlSO4 twice.12H2O। तो नॉर्मली सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होंगे, बट जैसे ही आप इसे एक्वस सोल्यूशन में डालोगे तो आयन सेपरेट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे K+Cl नेगेटिव, Mg2+2Cl नेगेटिव, ये सारी आयन सेपरेट हो जाएंगी। सिमिलरली इनमें भी जो सारी आयन्स है वो सेपरेट हो जाती है डिसॉल्व स्टेट में। वेयरएज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। तो सॉलिड स्टेट में जो इनकी आइडेंटिटी होती है वो रिटेन करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स आयन का FeCN4 4 नेगेटिव ऑफ K4FeCN4। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये काउंटर आयन है। काउंटर आयन तो सेपरेट हो जाता है, तो ये हमारा बचता है कॉम्प्लेक्स आयन FeCN4 4 नेगेटिव। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, जब आप इसे डिसॉल्व करोगे ना तो ये डिसोसिएट नहीं होता है। सो इट डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe2+Cn नेगेटिव आयन। तो ये मेन डिफरेंस है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके अंदर वाला पार्ट जो है वो डिसोसिएट नहीं होता अगर आप सॉल्यूशन में डालो, वेरस डबल सॉल्ट में वो डिसोसिएट होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। A coordination entity constitute a central metal atom or ion bounded to fixed number of ions or molecules। तो coordination entity किससे बनता है, तो सबसे पहले इसमें होना चाहिए central metal atom होना चाहिए जो न्यूट्रल हो सकता है और आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वो बॉन्ड बनाएगा फिक्स नंबर ऑफ आयन से और मॉलिक्यूल्स के साथ, तो साथ में इन्हें हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है COCl3NH3 थ्राइस, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसमें क्या हो रहा है, जो कोबाल्ट है ना वो सराउंड हो रहा है बाय 3 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 3 Cl नेगेटिव आयंस। तो ये साथ में क्या बना रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बना रहा है। बी पार्ट है सेंट्रल एटम स्लैश आयन। इन coordination entities the atom slash ion to which a fixed number of ion group bound in a definite geometrical arrangement is called as central atom or ion। तो जिस एटम के साथ ये आयंस और ये जो ग्रुप है इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो उस एटम और आयन को हम सेंट्रल एटम और आयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है NiCl2H2O4, तो यहाँ पे Ni2+ क्या है, सेंट्रल आयन प्रेजेंट है, निकल 2+। और यहाँ पे देखेंगे FeCN6 3 नेगेटिव में Fe3+ क्या है, सेंट्रल आयन प्रेजेंट है। अगर चार्ज की बात की जाए तो ओवरऑल ये न्यूट्रल है। Cl का क्या होता है, -1 × 2 -2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा +2 क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल है। अगर यहाँ पे लेंगे इसको x ले लेंगे, Cn का कितना होता है, -1 × 6 = -3, तो ये +3 हो जाता है। तो इसका चार्ज +2 है, इसका +3 है, तो ये क्या है, सेंट्रल आयन है जिसके साथ क्या है, फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप और आयंस क्या है, इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब ये जो सेंट्रल आयन और जो एटम होता है ना, ये लुईस एसिड होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तभी ये जो आयंस और ग्रुप है ना इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं या ये आयन होते हैं दैट बाउंड टू सेंट्रल एटम स्लैश आयन, जो बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम और आयन के साथ इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो इन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ये सिंपल आयंस हो सकते हैं जैसे Cl नेगेटिव, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे वाटर अमोनिया, या ये लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं जैसे NH2CH2 CH2 NH2 इथेन 1,2 डाइअमाइन, और इवन ये मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसका साइज बड़ा होता है लाइक प्रोटीन। दे हैव एटलीस्ट 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एटलीस्ट इनके पास 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एटलीस्ट 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। दे गेट अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम स्लैश आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये क्या करते हैं, जो लिगेंड होते हैं ना इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम के साथ और उसके साथ में क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जब एक ही स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे और वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। द एटम इन द लिगेंड, जो एटम होता है लिगेंड में जो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो उस एटम को हम डोनर एटम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब कितना डोनर साइट्स प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एक डोनर साइट प्रेजेंट है तो इसे यूनिडेंटेट कहते हैं। When a ligand is bound through one donor side to central metal atom or ion, सिर्फ एक ही तरफ से ना
वो बॉन्ड बना रहा है, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर ना लिगेंड डोनेट कर रहा है, तो उसे हम यूनिडेंटेट कहते हैं। एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव NH3 H2O OH नेगेटिव Cl नेगेटिव, तो इनका ना सिर्फ एक ही डोनर साइट होता है। वेरस डाइडेंटेट क्या होता है, व्हेन ए लिगेंड इज बॉन्ड थ्रू टू डोनर साइट, तो इनकी दो डोनर साइट होती है टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दो तरफ से ये बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल है इथेन 1,2 डाइअमाइन, CH2 यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 है। अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या कर सकते हैं, डोनेट करके दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो इनकी दो डोनर साइट्स हैं, तो इसे डाइडेंटेट कहते हैं। सिमिलरली ऑक्सिलेट आयन C2O4 नेगेटिव, ये होता है COO नेगेटिव COO नेगेटिव, तो दो ऑक्सीजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं, इनकी दो साइट होती है डोनर साइट, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकते हैं, तो ये डाइडेंटेट होते हैं। वेरस पॉलीडेंटेट क्या होता है, द लिगेंड विच कंटेन 3 और मोर डोनर साइट, अगर लिगेंड के पास 3 या उससे ज्यादा डोनर साइट है तो वो पॉलीडेंटेट होता है। एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA4 नेगेटिव भी कहते हैं। इथाइलिन में क्या होता है, CH2 होता है, डाइअमाइन में यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, टेट्रा एसीटेट आयन में यहाँ पे दो CH2CO नेगेटिव ग्रुप नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे दो CH2CO नेगेटिव नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं। अगर इसमें हम डोनर साइट की बात करें, यहाँ पे दो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दो नाइट्रोजन के जो एटम है वो डोनर साइट है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन की डोनर साइट है, तो टोटल इसमें 6 डोनर साइट है, तो इसे हम हेक्साडेंटेट भी कहते हैं। ठीक है, सो इट बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन से ये बाइंड कर सकता है, एंड 4 ऑक्सीजन से ये बाइंड कर सकता है टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो ये पॉलीडेंटेट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में। समटाइम्स यूनिडेंटेट लिगेंड, समटाइम्स जो यूनिडेंटेट लिगेंड होते हैं जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, दे हैव मोर देन 1 डोनर एटम, उनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होता है, थ्रू विच दे कैन लाइगेट टू सेंट्रल एटम, तो ये उसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल एटम के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे NO2 नेगेटिव, इसमें ना 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, या तो ये नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है, या तो ऑक्सीजन वाली तरफ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर नाइट्रोजन वाली तरफ से कर रहा है तो इसे नाइट्राइटो N कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन वाली तरफ से कर रहा है तो नाइट्राइटो O कहते हैं। तो इट कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू, या तो नाइट्रोजन वाली तरफ से या ऑक्सीजन एटम वाली तरफ से ये बॉन्ड बना सकता है, तो इसे एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही ये बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली HCl नेगेटिव जो है, या तो सल्फर वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल की तरफ, इसे थायोसाइनेटो कहते हैं, या नाइट्रोजन वाली तरफ से इसे आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू सल्फर और नाइट्रोजन एटम, तो इन्हें एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, और ये यूनिडेंटेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिलेट लिगेंड के बारे में। व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड, जब डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड है वो यूज करता है 2 और मोर डोनर साइड टू बाइंड ए सिंगल मेटल आयन, तो सिंगल मेटल आयन के साथ वो बाइंड करते हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को चिलेट रिंग कहते हैं, और उस लिगेंड को चिलेट लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल है PTENCl2, तो PT के साथ 2 Cl क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। EN क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो ये होता है NH2CH2 NH2। अब 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वाली तरफ से नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है और 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये जो EN है ना, इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे हम चिलेट रिंग कहते हैं, और इस लिगेंड को जो EN है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसे हम चिलेट लिगेंड कहते हैं। नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप, अब इसमें क्या हो रहा है, ये 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसे डेंसिटी ऑफ लिगेंड कहते हैं, तो ये डाइडेंटेट होता है। द चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन यूनिडेंटेट, अब ये जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज कम्पेयर टू यूनिडेंटेट, बिकॉज व्हेन चिलेशन अकर एंट्रोपी डिक्रीज। तो क्या होता है, अगर यूनिडेंटेट लिगेंड सिर्फ आप यूज करोगे तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बट अगर आपने चिलेट लिगेंड यूज किया तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। तो चिलेशन से याद रखना क्या होता है, जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज होता है, तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। हमें पता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो डेल्टा S क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रोसेस बिकम मोर फेवरेबल, साथ में क्या होता है, ये ना स्टेबल बनते हैं, तो डेल्टा H
जो प्रोसेस है ना वो एक्सोथर्मिक होता है, तो एनर्जी ना ज़्यादा रिलीज होती है, तो डेल्टा एच ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। डेल्टा एच तो कम होता है बट डेल्टा एच ना ज़्यादा नेगेटिव होता है। ओवरऑल डेल्टा जी ना माइनस में आता है। डेल्टा जी माइनस में होने का मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू यूनिडेंटेट। एंड मोर द नंबर ऑफ चिलेट रिंग, अगर ज़्यादा चिलेट रिंग प्रेजेंट है ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, टोटल नंबर ऑफ जो लिगेंड डोनर एटम है अटैच डायरेक्टली टू द मेटल आयन, तो कितने डोनर एटम मेटल आयन के साथ डायरेक्टली अटैच है इन ए कॉम्प्लेक्स, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। एग्जाम्पल है CONH363+, जो NH3 है ना, नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यूनिडेंटेट होता है, तो एक नाइट्रोजन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है CO के साथ एक NH3 में, और टोटल यहाँ पे 6 है, तो ओवरऑल कितने ये डोनर एटम हो जाएंगे, 6 डोनर एटम होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO 6 हो जाएगा। सिमिलरली NiCO4 में CO यूनिडेंटेट होता है, तो एक CO एक बॉन्ड बनाएगा और 4 CO विल फॉर्म 4 बॉन्ड, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर Ni का 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे COEN थ्राइस 3+, अब यहाँ पे EN प्रेजेंट है, ये होता है इथेन 1,2 डायमन, ये डाइडेंटेट होता है, तो एक EN के ना 2 डोनर एटम होते हैं, तो टोटल डोनर एटम कितने हो जाएंगे, एक के 2 होते हैं, टोटल 3 है, तो हो जाएगा 3 × 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है FeC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव, C2O4 क्या होता है, ये ऑक्सिलेट आयन होते हैं, ये डाइडेंटेट होता है, तो एक के 2 डोनर एटम होते हैं, तो 3 के ओवरऑल 6 डोनर एटम होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इसमें 6 हो जाएगा। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इट इज डिटरमाइंड ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड विद एटम और आयन, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं लिगेंड के विद मेटल क्या एटम और आयन के साथ, तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। और कभी कभी ना पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एंड आयन, तो इसे हम काउंट नहीं करते जब हम कैलकुलेट करते कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगेंड अटैच टू इट आर इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, कलेक्टिवली टर्म एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमने ऑलरेडी पढ़ा था जो सेंट्रल एटम और आयन है, जब उसके साथ लिगेंड होता है तो उसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अब इन दोनों के साथ जब हम स्क्वायर ब्रैकेट भी इंक्लूड करें और चार्ज भी इंक्लूड करें ना, तो उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब ये जो आयनाइजेबल ग्रुप होता है ना रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट, उसे हम काउंटर आयन कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, यह स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसके बाहर वाला ये जो ग्रुप होगा इसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन कहेंगे। अब पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, 4 पोटेशियम है, इसे अगर आपने रिमूव कर दिया तो काउंटर आयन क्या हो सकता है, आयनाइजेबल पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, इस पे 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, FeCN6 ब्रैकेट 4 नेगेटिव, और काउंटर आयन जो आउटसाइड द ब्रैकेट है K+ होगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है COCl2 En2Cl, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, COCl2 En2+, क्योंकि Cl नेगेटिव था तो ये काउंटर आयन होगा आउटसाइड द ब्रैकेट, ये क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा हो जाएगा COCl2 En2+। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम और आयन, जो लिगेंड के एटम है वो अटैच करते हैं सेंट्रल एटम और आयन के साथ, तो वो एक पर्टिकुलर ना स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, तो इसी अरेंजमेंट को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में आता है ऑक्टाहेड्रल, एग्जांपल है CONH363+, स्क्वायर प्लेनर आता है PTCl4 2 नेगेटिव, टेट्राहेड्रल आता है, इसका एग्जांपल है NiCO4 ब्रैकेट। डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल होता है, इसमें 6 बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड एंगल 90 होता है। टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 109.5 डिग्री एंगल होता है, 4 बॉन्ड होते हैं। स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री पे होता है, एक ही प्लेन पे होता है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल में ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ये 120 के होते हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन ये 90 डिग्री का होता है, और ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज सेंट्रल एटम वुड कैरी, क्या चार्ज सेंट्रल एटम कैरी करेगा, इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। अगर हमने सारे लिगेंड्स को रिमूव कर दिया, साथ में हमने जो इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड शेयर कर रहा है सेंट्रल एटम के साथ,
उसे भी रिमूव कर दिया तो क्या चार्ज आएगा सेंट्रल एटम में, उसे ही हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल में इन पैरेंथेसिस फॉलोइंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो जब हम आईयूपैक नेम लिखेंगे ना कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, तो मेटल के बाद हम रोमन न्यूमरल से ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CuCN4 ब्रैकेट 3 नेगेटिव। हमें ना लिगेंड का ना चार्ज पता होना चाहिए। Cu को x ले लेंगे, Cn का चार्ज होता है -1 इंटू 4 है, टोटल चार्ज है -3, इसे निकालेंगे तो x हो जाएगा +1। इसे लिख सकते हैं Cu ब्रैकेट पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट 1 से रिप्रेजेंट करेंगे रोमन न्यूमरल में। नेक्स्ट है CONH3 ट्वाइस Cl4 ब्रैकेट 2 नेगेटिव। CO को x ले लेंगे, NH3 न्यूट्रल होता है तो 0, Cl होता है -1 इंटू 4 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज है -2, x -4 इज इक्वल टू -2 तो x +2 हो जाएगा। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CO ब्रैकेट रोमन न्यूमरल में हम 2 लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप्स। तो जब मेटल बाउंड करता है सिर्फ एक ही टाइप ऑफ डोनर ग्रुप, मतलब सिर्फ एक ही टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो इसे हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे CONH3 3+, तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइप ऑफ डोनर ग्रुप और लिगेंड प्रेजेंट है NH3, तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ डोनर ग्रुप और लिगेंड प्रेजेंट है तो उसे हम हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है CONH3 Cl2+, तो यहाँ पे NH3Cl क्या है, दो डिफरेंट लिगेंड ग्रुप और एटम प्रेजेंट है, तो ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स PTEN ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पे कितने डोनर एटम जो है सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। अब ये जो En है ना, ये डाइडेंटेट होता है, तो इसके 2 डोनर एटम होते हैं, तो ये 2 है तो 2 इंटू 2, जो Cl होता है Cl नेगेटिव ये क्या होता है, यूनिडेंटेट होता है, तो ये हो जाएगा 2 क्योंकि 2 Cl है। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो प्लेटिनम के साथ ये 6 बॉन्ड बनाएंगे। En 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 En है, और क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, 2 क्लोरीन है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, क्या चार्ज है। ओवरऑल ये देखोगे ये न्यूट्रल है, Pt को हम x लेंगे, En जो है इथेन 1,2 डाइअमाइन ये न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज 0 है, क्लोरीन का -1 इंटू 2, 2 क्लोरीन है तो x इज इक्वल टू +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग FeC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव FeNH3 6 3+ विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। अब यहाँ पे जो C2O4 है ना, ये याद रखना ऑक्सिलेट आयन है, तो ये डाइडेंटेट होता है, NH3 क्या होता है, यूनिडेंटेट होता है। अब ये जो डाइडेंटेट है ना, वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू यूनिडेंटेट, क्योंकि ये एक चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम चिलेट इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एक रिंग बनाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल। अभी हमने पढ़ा जब सेंट्रल एटम बाउंडेड है टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड तो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे CONH3 Cl2+, यहाँ पे NH3Cl है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड है, तो ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर क्या होता है, जिनके पास सिर्फ एक सेंट्रल एटम है, इनका हम IUPAC नेमिंग की बात करेंगे। रूल्स की बात करेंगे, पहला रूल है द कैटाइंस आर नेम्ड फर्स्ट, जो कैटाइंस है उनका पहले नाम आता है इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो हमारे पास 2 एग्जांपल है, इससे देखते हैं। तो यहाँ पे जो काउंटर आयन है पोटेशियम, ये पॉजिटिव होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो इसका नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम पहले नाम लिखेंगे, तो पहले पोटेशियम लिखेंगे, स्पेस देंगे, और इसका नाम ना हम साथ में लिखेंगे। नेमिंग हम आगे सीखेंगे, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कैटायन को पहले लिखेंगे, फिर इसको हम बाद में लिखेंगे। हेक्साक्लोरिडो प्लेटिनेट 4 ये एनाइन है, साथ में नाम आता है। सिमिलरली अगर इसमें देखेंगे ना, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होगा।
तो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कैटाइन है, इसे हम पहले लिखते हैं, इसे साथ में लिखेंगे पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3, ये कैटाइन है। और जो Cl नेगेटिव है क्लोराइड, इसे हम बाद में स्पेस दे के एनाइन को लिखेंगे। तो सबसे पहले कैटाइन का नाम आता है, फिर एनाइन का नाम आता है। सेकेंड रूल है नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हम नेम कैसे देंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, जो क्या होता है ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है। नेम ऑफ लिगेंड आर रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ सेंट्रल आयन। तो जितने भी सारे लिगेंड्स है ना, उनका नाम हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो सेंट्रल आयन है और सेंट्रल एटम है उसका नाम हम लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सप्रेस बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगेंड का नाम लिखा, उसके बाद आपने सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा, और उसके बाद ना हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट में लिखते हैं और वो रोमन न्यूमरल में हम लिखते हैं। जैसे हमारे पास दो एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, ये है CONH363+, तो ये होता है हेक्साअमाइन। तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, मेटल लिखेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ये X होगा, ये हो जाएगा ओवरऑल 0 है, न्यूट्रल होता है, इज इक्वल टू +3, ओवरऑल +3 चार्ज है, तो X +3 होगा। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, रोमन न्यूमरल में 3 लिखेंगे, क्योंकि आयन है तो यहाँ पे आयन लिखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट है FeCN6 3 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये X है, Cn का -1 होता है, इंटू 6 इज इक्वल टू -3, तो X हो जाएगा हमारा, यहाँ जाएगा +3। तो हेक्सासाइनो, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फेरेट मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखेंगे इन रोमन न्यूमरल, और बाद में हम आयन लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ द लिगेंड। द नेम ऑफ एनाइलिक लिगेंड, अगर एनाइलिक लिगेंड है मतलब नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, दे आर मॉडिफाइड टू एंड विद O, तो इन्हें हम एंड में ना, इसके एंड में हम O लगा देते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला और नेम है, Cl नेगेटिव होता है क्लोरिडो, Br नेगेटिव होता है ब्रोमाइडो, F नेगेटिव होता है फ्लोरिडो, Cn नेगेटिव होता है साइनाइडो, और इसे हम साइनो भी लिख सकते हैं। OH नेगेटिव होता है हाइड्रोक्सो, SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेटो, HCN नेगेटिव इज थायोसाइनेटो, NCS नेगेटिव इज आइसोथायोसाइनेटो, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सैलेटो, CH3COO नेगेटिव इज एसीटेटो। नेक्स्ट है एनाइनिक लिगेंड। एनाइनिक लिगेंड का पॉजिटिव चार्ज होता है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग ऑफ EM होता है, तो एंड में EM लगता है। जैसे NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम होता है, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम होता है। न्यूट्रल जो लिगेंड होते हैं, इनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं होती, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, इसे हम EN भी लिखते हैं शॉर्ट में, ये होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। वाटर को एक्वा लिखते हैं, NH3 को हम लिखते हैं अमाइन, डबल M होता है, NO होता है नाइट्रोसाइल, CO होता है कार्बोनाइल, C6H5 होता है फिनाइल, PH3 इज फॉस्फीन, C5H5N होता है पायरिडीन, अगर C6H53 है तो ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड। जो लिगेंड है उनका जो नाम है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, चाहे न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, इन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं बिफोर नेम ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। एग्जाम्पल है CONH34H2OCl, ये ब्रैकेट Cl2। तो इसमें 3 तरह के लिगेंड है, NH3, H2O एंड Cl। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनका नाम लिखेंगे। तो पहले NH3 का नाम आएगा, ये अमाइन होता है, फिर वाटर आएगा एक्वा, फिर Cl आएगा क्लोरिडो, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नाम लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अगर एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो हम डाई ट्राई टेट्रा एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, बट ये जो डाई ट्राई टेट्रा है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कंसीडर नहीं करते। जैसे हमारे पास सेम एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या था, हमें पता है पहले अमाइन आएगा, एक्वा आएगा, क्लोरिडो आएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड कर लिया। अब क्या है, यहाँ पे 4 अमाइन है तो हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन। तो टेट्रा का ए भी रहेगा, अमाइन का ए भी रहेगा, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो। कोबाल्ट आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अगर आपने Cl2 को रिमूव कर दिया, Cl का -1 होता है, 2 Cl थे तो ये +2 चार्ज हो जाएगा। ये X ले लेंगे, NH3 न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल है, यहाँ अंदर Cl का -1
ओवरऑल इसका चार्ज है +2, X+3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट 3 हो जाएगा, और स्पेस देके हम लिखेंगे Cl नेगेटिव क्या होता है, क्लोराइड होता है, तो ये नेम हो जाएगा। अगर हम बात करें when नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, अगर लिगेंड के नाम में ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स प्रेजेंट है, जैसे डाई ट्राई टेट्रा, और वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, तब हम टर्म यूज़ करते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस आर यूज। तो ये टर्म हम यूज़ करते हैं जब वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट है। द लिगेंड टू विच दे आर रेफर, जिस लिगेंड को वो रेफर करते हैं उसे हम पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में रखते हैं। एग्जाम्पल है COEN थ्राइस, ये Cl3, EN होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी डाई प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस। ये 3 है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रिस, साथ में हम ब्रैकेट यूज करते हैं, तो हो जाएगा ट्रिस ब्रैकेट इथेन 1,2 डाइअमाइन ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Cl क्या होता है, ये हो जाएगा टोटल -3, ये +3 हो जाएगा, ये न्यूट्रल है तो X = +3, कोबाल्ट 3 क्लोराइड ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडिंग द नेम ऑफ सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का नाम क्या होगा। अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइन है और न्यूट्रल है तो मेटल का नेम सेम एज एलिमेंट, जो मेटल का नाम होता है एलिमेंट का नाम होता है सेम होगा। बट अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसका नेगेटिव चार्ज है, तो हम मेटल का नेम ना एंड करते हैं विथ 8। जैसे नॉर्मली अगर कैटाइन और न्यूट्रल है ना, तो Cr हमारा क्रोमियम होता है, बट अगर नेगेटिव वाले कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रेजेंट है तो ये क्रोमेट हो जाता है। सिमिलरली जिंक जिंकेट होता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट। Fe हो जाता है फेरेट, Cu होता है क्यूपरेट, कोबाल्ट हो जाता है कोबाल्टेट, Pb हो जाता है प्लम्बेट, Ag हो जाता है अर्जेंटेट एंड Au हो जाता है ऑरेट। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। व्हेन ए लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट थ्रू मोर देन वन एटम, जब लिगेंड ना एक से ज़्यादा एटम से कोऑर्डिनेट कर सकता है तो एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। देन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिस एटम से वो अटैच किया उसे इंडिकेट करते हैं बाय पुटिंग द सिंबल ऑफ द एटम थ्रू विच इट कोऑर्डिनेट। तो जिस एटम से वो अटैच किया तो उसका हम सिंबल लिखते हैं नेम में। जैसे NO2 नेगेटिव होता है ना, या तो वो नाइट्रोजन वाली तरफ से अटैच कर सकता है या ऑक्सीजन वाली तरफ से। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया CONO2 3 नेगेटिव, अगर NO2 दिया तो मतलब नाइट्रोजन वाली तरफ से ये अटैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा हेक्सा नाइट्राइटो N लिखेंगे। N इसलिए लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन वाली तरफ से ये अटैच कर रहा है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का -3 है, तो नेगेटिवली चार्ज होने पे 8 लगाते हैं, ये कोबाल्टेट हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, X NO2 -1 होता है इंटू 6 = -3 +3 हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिखा होता है CONO6 3 नेगेटिव, अगर ONO लिखा मतलब ऑक्सीजन वाली तरफ से अटैच कर रहा है तो हम लिखेंगे हेक्सा नाइट्राइटो O लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे O आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है ये तो कोबाल्टेट 8 लग जाएगा। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 3, ये आ जाएगा, आयन ये होगा। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें 4 कंपाउंड दिए हैं। सबसे पहला K3FeCN6। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम आयरन का। पोटेशियम +1 होता है तो टोटल +3, डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा X, Cn का होता है -1 × 6 = -3, X +3 होगा। पहले हम पॉजिटिवली चार्ज का लिखते हैं, तो पोटेशियम का पहले स्पेस देंगे, 6 है तो 6 की जगह हम लिखते हैं हेक्सा साइनाइडो या साइनो भी लिख सकते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेगेटिव चार्ज था तो मेटल में 8 लगा देते हैं, तो ये हो जाता है फेरेट 3। नेक्स्ट है PTEN2CL2 2+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X+ ये 0 हो जाता है, Cl का -1 × 2 टोटल +2 है, तो X = +4 ये हो जाएगा। अगर हम नेम की बात करें तो पहले आएगा डाई क्लोराइडो आएगा, फिर उसके बाद आएगा बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो इसमें हम C देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है फिर E आता है, तो हम डाई क्लोराइडो, क्योंकि EN के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, बिस यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा बिस ब्रैकेट इथेन 1,2 डाइअमाइन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम सेम रहता है, प्लेटिनम 4 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, और क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन आयन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम आयन देंगे। नेक्स्ट है CONH34ClONOCl, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये हो जाएगा X, ये न्यूट्रल है 0, Cl का -1, ONO भी -1 होता है, = Cl को रिमूव कर दिया तो ये +1 हो जाएगा, तो X +3 हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे,
4 अमाइन है तो टेट्रा अमाइन, अमाइन पहले आता है, देन क्लोराइडो आएगा, देन नाइट्राइटो ओ, क्योंकि ओ से ये अटैच करा, ये नाइट्राइटो ओ हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट का नाम सेम रहेगा, कोबाल्ट 3 रहेगा, फिर स्पेस देके हम लिखेंगे क्लोराइड। नेक्स्ट है ZnOH4 2 नेगेटिव। अब ये जो OH होता है ना, इसे हम हाइड्रोक्साइडो कहते हैं या हाइड्रोक्सो भी कहते हैं। 4 है तो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। ये क्या होता है, जिंक जो है यहाँ पे -2 है, माइनस है ना, तो इसे हम 8 लगाएंगे, ये जिंकेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X, OH का होता है -1 × 4 = -2 X + 2, तो ये हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, क्योंकि ये आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो आयन लगाएंगे। नेक्स्ट है राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। CrNH3 थ्राइस Cl3। क्रोमियम को X लेंगे, NH3 0 है, Cl क्या है, -1 × 3 = ये 0 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो X + 3 होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइन पहले आएगा, 3 है तो ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोराइडो। ये Cr क्या है, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो Cr का नाम सेम रहेगा, क्रोमियम 3 होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CONH35 CO3 Cl। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X हो जाएगा, ये 0 है, CO3 -2 होता है, -2, इसको रिमूव किया तो ये +1 हो जाएगा, X + 3 होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, ये हो जाएगा पेंटा अमाइन कार्बोनेटो। CO3 जो है कार्बोनेटो होता है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज होगा स्फीयर का, तो कोबाल्ट 3, स्पेस दे के लिखेंगे क्लोराइड। नेक्स्ट अगर हमें क्या दिए हैं, सपोज हमें ना 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी साथ में दिए हुए हैं, तो याद रखना जो पहले वाला होता है ना, ये कैटाइनिक होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, एनाइनिक होता है। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है, और ये जो दोनों एटम्स होते हैं ना मेटल के, इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, तो हम क्या लेंगे, इनको ना 2x ले लेंगे। ओवरऑल ये पूरा क्या है, न्यूट्रल है। NH3 0 हो जाएगा, Cn है -1 × 2, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 2x = 2x + 1 होगा। ठीक है, तो दोनों सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो याद रखना जो पहले वाला होता है वो कैटाइनिक होता है, प्लस चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है। तो नाम लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे डाई अमाइन, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें लिखेंगे सिल्वर। अभी हमने कैलकुलेट किया, ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। इस केस में क्या लिखेंगे, डाई साइनो लिखेंगे इसमें, और क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव होता है, तो इसे हम लिखते हैं अर्जेंटेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 1। तो अगर हमारे पास कैटाइनिक और एनाइनिक एंटिटी साथ में है तो ऐसे हम नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो सपोज हमें IUPAC नेम दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, तो उसका हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, जो सेंट्रल एटम है इस लिस्टेड फर्स्ट, तो सेंट्रल मेटल एटम को सबसे पहले हम लिखते हैं। द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिगेंड्स को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज, तो वो चार्ज पे उसकी प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे डिपेंड करता है। पॉलीडेंटेड जो लिगेंड है आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। जो पॉलीडेंटेड है, जो एक से ज़्यादा जिनके पास डोनर एटम होता है, उन्हें भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड, अगर लिगेंड एब्रीविएटेड है मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म में हमने उसे लिखा है, जैसे इथेन 1,2 डाई अमाइन को हम EN भी लिख सकते हैं, ऑक्सीलेट को OX भी लिख सकते हैं। तो इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इथेन 1,2 डाई अमाइन का जो EN होता है ना, जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, उसमें हम E देखेंगे, ऑक्सीलेट का हम O देखेंगे, जब हम इसे अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। द फॉर्मूला फॉर इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अब जो पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, वेदर वो चार्ज है या नहीं है, उसे हम इंक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट पे। व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक, अगर लिगेंड पॉलीएटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम उसमें प्रेजेंट है, देयर फॉर्मूला आर इंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। लिगेंड एब्रीविएशन आर ऑल्सो इंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, अगर एब्रीविएशन की फॉर्म में लिखा हुआ है लिगेंड को, जैसे ENOX, तो उसे भी हम ब्रैकेट पे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो लिगेंड और मेटल के बीच में हम कोई स्पेस नहीं देते कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। When the formula of a charge coordination entity is to be written without that of counter ion, suppose हमारे पास coordination entity जो charge है, उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। The charge is indicated outside the square bracket, तो square bracket के बाहर हम charge लिखेंगे as right superscript, राइट साइड पे हम ऊपर लिखते हैं तो इसे हम राइट सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, विद द नंबर बिफोर द साइन, तो पहले नंबर आएगा फिर साइन आएगा। जैसे CONH36
हम यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे राइट साइड पे 3 नेगेटिव, CrH2O6 3+, तो ऐसे हम चार्ज लिखते हैं। लास्ट पॉइंट है, द चार्ज ऑफ कैटाइन इज बैलेंस बाय द चार्ज ऑफ एनाइन। तो अगर कैटाइन और एनाइन है तो इसे चार्ज को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे हम बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास PYQ क्वेश्चन है, राइट फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया, इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। पेंटा अमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3। सबसे पहले हम कोबाल्ट लिखेंगे, उसके बाद हम पेंटा अमाइन लिखेंगे। जो अमाइन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आता है, तो उसे हम पहले लिखेंगे NH3। एक से ज़्यादा आइटम है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, 5 है पेंटा तो 5। उसके बाद लिखा है नाइट्राइटो O, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सीजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो इसे लिखते हैं ONO। एक से ज़्यादा आइटम है, इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओवरऑल हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। चार्ज कैसे पता करेंगे, CO का चार्ज है +3, NH3 न्यूट्रल होता है, ONO का -1। ऐड करेंगे तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा +2, तो इसे हम 2+ ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है, गिव द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2। पोटेशियम यहाँ पे काउंटर आयन है तो इसे K+ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका लिखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हम फॉर्मूला लिखेंगे। जिंकेट मतलब जिंक है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो मतलब हाइड्रोक्सीडो होता है OH, 4 है ब्रैकेट में 4। इसका हम चार्ज पता करेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। जिंक का कितना है, +2 दिया हुआ है, OH का होता है -1 × 4, तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा ये 2-। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 चले जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा K2ZnOH4, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ये क्लोराइड जो है वो क्या है, काउंटर आयन है, तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे, पहले प्लेटिनम लिखेंगे, हेक्सामाइन NH3 ब्रैकेट में 6। चार्ज लेंगे इसका, Pt का +4 दिया हुआ है चार्ज, NH3 0 होता है तो ये 4+ चार्ज हो जाएगा। क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Pt NH3 6 Cl4 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PYQ, ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्लोराइड यहाँ पे काउंटर आयन है, तो इसका नाम देंगे सबसे पहले क्रोमियम Cr होता है, ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, हम ब्रैकेट में En लिखेंगे, एब्रिविएटेड फॉर्म है ये, ब्रैकेट में थ्राइस। चार्ज पता करेंगे, क्रोमियम का +3 है, En न्यूट्रल है तो ये 3+ हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा COEN थ्राइस ब्रैकेट Cl3। नेक्स्ट है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। ये वाला जो आयरन है ये क्या काउंटर आयन है, Fe3+ लिख लेंगे। अब ये जो है हमें क्या दिया, हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट होता है Fe, हेक्सासाइनो मीन्स CN6। चार्ज पता करेंगे, Fe का +2 होता है, Cn होता है -1 × 6, ओवरऑल 4 नेगेटिव होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ चला जाएगा, Fe4 ये बन जाएगा FeCN6, यहाँ का 3 यहाँ चला जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ नीचे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमर्स क्या होते हैं, 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला है बट वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम शो करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उनकी ना 1 और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, डिफरेंट होती है। आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं, ए है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, इनका सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड, तो फॉर्मूला तो सेम होता है दोनों का, उस साथ में केमिकल बॉन्ड मतलब जो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो भी सेम होता है, बट वो डिफरेंट शो करते हैं स्पेशल अरेंजमेंट, तो स्पेस में इनका अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। इसके भी हम फर्दर 2 क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में होता है जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होता है। ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड का डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर लिगेंड की पोजीशन डिफरेंट होती है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है कॉम्प्लेक्स का, तो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है जो लिगेंड और मेटल का उसमें 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 डोनर एटम मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। These complex can either have a tetrahedral और square planar geometry, या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो सकता है या तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री हो सकता है, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाते हैं।
अब ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज सेम, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन ऑफ जो एटम है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सेम रहता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करते। एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये मेटल है, हमारे पास यूनिडेंटेड लिगेंड है X एक टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड है, L एक टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स होता है, बॉन्ड एंगल होता है 109.5। सपोज आपने L की पोजीशन चेंज कर दी बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सारे जो बॉन्ड है ना वो 109.5 ही रहते हैं, तो रिलेटिव जो पोजीशन है एटम की वो क्या रहती है, सेम रहती है। अगर आप कोई भी पोजीशन चेंज कर लो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बॉन्ड एंगल 109.5 रहता है, तो दैट्स व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। मेरा स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, एक ही प्लेन में ना ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 90 डिग्री का इनमें क्या होता है एंगल होता है, 90 डिग्री में ये होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सपोज यहाँ पे L और L के बीच में क्या है, बॉन्ड एंगल 90 है, तो अगर आपने एक L यहाँ लिया दूसरे L को चेंज करके यहाँ ले आए तो L और L का बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा। सो इसमें विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर पोजीशन चेंज होती है स्क्वायर प्लेनर में, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वेयर टेट्राहेड्रल में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर पोजीशन चेंज नहीं होती, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे, सबसे पहले है MX2L2, X एंड L यूनिडेंटेड लिगेंड होता है। इफ सेम काइंड ऑफ लिगेंड ऑक्यूपाई पोजीशन एडजेसेंट टू ईच अदर, अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड एडजेसेंट है एक दूसरे से तो वो सिस फॉर्म होता है, और अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड अपोजिट है एक दूसरे से तो वो ट्रांसफॉर्म होता है। एग्जाम्पल है PTNH3 twice Cl2, इसमें क्या है Pt के साथ Cl ना एक ही तरफ प्रेजेंट है, NH3 एक ही तरफ प्रेजेंट है, तो ये सिस फॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, NH3 एक दूसरे से अपोजिट है, Cl एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। नेक्स्ट है MABXL, जो ABXL है वो यूनिडेंटेड लिगेंड है। ये ना 3 आइसोमर बना सकते हैं, 2 सिस होते हैं और एक ट्रांस ये बनाते हैं। इसमें क्योंकि चारों लिगेंड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हम AB की पोजीशन के बेसिस पे इसे लिखते हैं। अगर AB जो है वो अपोजिट है तो वो क्या होता है, ट्रांस होता है, और अगर AB जो है वो साथ में है तो वो सिस होता है। A की पोजीशन हम फिक्स रखते हैं, ठीक है। तो एक ट्रांस हो जाएगा, सिस 2 होंगे, AB यहाँ पे नेक्स्ट टू ईच अदर है, यहाँ पे L था, यहाँ पे X है, यहाँ पे X था, यहाँ पे L है, तो 2 सिस फॉर्म ये बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कॉम्प्लेक्स का तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब जो 6 डोनर एटम है सेंटर मेटल के साथ जुड़े होते हैं। इसमें पहला है MX2L4, X एंड L यूनिडेंटेड लिगेंड है। अब जो 2 लिगेंड है X के, दे मे ओरिएंट एज सिस और ट्रांस टू ईच अदर। अगर वो नेक्स्ट टू ईच अदर हुआ X तो वो क्या होगा, सिस होगा, अपोजिट होगा तो वो ट्रांस होगा। एग्जाम्पल है CONH34Cl2+, तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, Cl नेक्स्ट टू ईच अदर है तो ये सिस होगा, यहाँ पे Cl अपोजिट ऑफ ईच अदर है तो ये ट्रांसफॉर्म है। सिमिलरली नेक्स्ट हमें दिया हुआ है MX2L-L2, X क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड, L-L क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड, मतलब इसके 2 डोनर एटम होते हैं। जैसे हमारे पास है COCl2En twice, इथेन 1,2 डाइअमाइन En होता है, ये 2 डोनर एटम से सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ता है। इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें भी क्या है, अगर आप देखोगे 6 बॉन्ड है, Cl नेक्स्ट टू ईच अदर है, En 2 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा En, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना। अब Cl जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर है, ये सिस है। अब यहाँ पे Cl अपोजिट ऑफ ईच अदर है तो ये ट्रांसफॉर्म बनता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारा नेक्स्ट है Ma3B3, जहाँ पे A एंड B यूनिडेंटेड लिगेंड है। एग्जाम्पल है CONH3 thrice NO2 thrice, इसके ना 2 आइसोमर बन सकते हैं। इफ 3 डोनर एटम ऑफ द सेम लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल फेस, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेस है, यहाँ पे NH3 ने पोजीशन ऑक्यूपाई किया। अगर आप इसको कंबाइन करो ना तो ये एक फेस बना देता है ऑक्टाहेड्रा का, तो ये क्या होता है, फेशियल और FAC आइसोमर होता है। एंड व्हेन द पोजीशन आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, अब ये जो है ना, अगर आप देखो NO2 यहाँ पे, NO2 यहाँ पे, NO2 यहाँ है, तो ये एक मेरिडियन पोजीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे तरह का एक मेरिडियन पोजीशन हो जाता है NO2 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 का, तो इसे मेरिडियनल और MER आइसोमर कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में सेकेंड है ऑप्टिकल आइसोमर्स।
द कंपाउंड विच डू नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो कंपाउंड है उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, मतलब किसी भी प्लेन से वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर आप उसकी मिरर इमेज बनाते हो, जैसे हमारे हैंड की मिरर इमेज दूसरा हैंड होता है, तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल, अगर आप एक हैंड को ऊपर दूसरे हैंड को रखते हो तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। तो इन्हीं मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कहते हैं। एंड द मॉलिक्यूल विच कैनॉट बी सुपर इम्पोज, इसे हम कायरल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसकी दो फॉर्म्स होती है, क्योंकि दो मिरर इमेज होती है तो दो मॉलिक्यूल्स की दो फॉर्म्स हो सकती है। एक डेक्स्ट्रो होता है D एंड लीवो हो सकता है L, तो इन्हें हम साथ में इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट एक ऐसी लाइट होती है जो सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करता है। तो एक आइसोमर क्या कर सकता है, पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है राइट डायरेक्शन में, तो वो डेक्स्ट्रो D फॉर्म होता है। और दूसरा आइसोमर प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है लेफ्ट साइड में, तो वो लीवो होता है, L फॉर्म होता है। और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जिसमें डाइडेंटेड लिगेंड इन्वॉल्व होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में पहला है हमारा MAA3। AA डाइडेंटेड लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल है CrOX थ्राइस। OX क्या होता है, ऑक्सलेट होता है, ये डाइडेंटेट होता है, इसके दो डोनर एटम होते हैं 3 नेगेटिव। तो ये क्या होता है, इसे हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे 3 नेगेटिव हम लिखेंगे। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे ना, तो इसकी ये मिरर इमेज बन जाएगी और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सेकेंड टाइप है MAA2X2। AA क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है, X क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है। अब इसमें ना जो सिस COEN2Cl2 प्लस जो है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस नहीं होता। अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्म बनाओगे ना, तो ये ट्रांसफॉर्म ऐसे बनता है। अगर आप ट्रांसफॉर्म की मिरर इमेज बनाओगे ना, तो सेम मिरर इमेज बनता है। तो जो ट्रांसफॉर्म होता है वो नॉन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो उसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनता। अगर हम बात करें सिस फॉर्म की, सिस में क्या होगा, क्लोरीन एक तरफ होगा, EN क्या होगा, एक तरफ होगा। जो EN है वो डाइडेंटेड होता है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करता है। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। तो ये जो सिस फॉर्म है वो क्या, ऑप्टिकली एक्टिव है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होता है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है इसमें लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स हैव द सेम कंपोजिशन, मतलब सेम इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट डिफर इन द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड। तो इनमें ना एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड के क्या होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं, किसी भी एटम से ये मेटल को अटैच कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड टू द मेटल, तो ये आइसोमर्स बनाते हैं। जैसे हमें पता है NO2 नेगेटिव जो ग्रुप है वो बाइंड कर सकता है नाइट्रोजन वाली तरफ से या ऑक्सीजन वाली तरफ से। सपोज हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 थ्राइस NO2 Cl2, तो ये नाइट्रोजन वाली तरफ से ना सेंट्रल मेटल को अटैच कर रहा है, ये येलो कलर का होता है। अब अगर हम बात करें इसका लिंकेज आइसोमर क्या होगा, तो ये ONO वाली तरफ से भी क्या कर सकता है, ऑक्सीजन वाली तरफ से यहाँ पे अटैच कर सकता है, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये ब्लू कलर का होता है। तो ये दो क्या हो जाएंगे, लिंकेज आइसोमर्स हो जाएंगे। सिमिलरली HCN नेगेटिव जो ग्रुप है वो बाइंड कर सकता है सल्फर वाली तरफ से या नाइट्रोजन वाली तरफ से सेंट्रल मेटल को, तो ये लिंकेज आइसोमर्स बना सकते हैं। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। तो इसमें इंटरचेंज ऑफ लिगेंड होता है बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटी ऑफ डिफरेंट मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसमें ना दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है। जो पहले वाला होता है वो क्या होता है, कैटायनिक, सेकंड वाला एनायनिक होता है। जैसे CONH36 CrCN6, तो ये कैटायनिक पॉजिटिवली चार्ज, ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज करते हैं। इनमें क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड होता है। अगर यहाँ देखोगे CO के साथ NH3 है, CR के साथ CN है, तो हम इसमें इंटरचेंज करते हैं, तो ये लिखते हैं हम CrNH36 COCN6। तो ये क्या हो जाएगा, कैटायनिक एंटिटी, ये एनायनिक एंटिटी हो जाएगा। तो इसमें इंटरचेंज ऑफ लिगेंड होता है और इस आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। थर्ड है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड विच हैव सेम कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन सेम है, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट आयंस देता है सोल्यूशन में।
एग्जाम्पल है CONH35SO4Br। अब क्या हो रहा है, द काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये जो काउंटर आयन है यहाँ पे Br नेगेटिव, अगर आप इसे सॉल्यूशन में डालोगे Br नेगेटिव आयंस क्या होती है, डिसोसिएट होती है। इस इटसेल्फ ए पोटेंशियल लिगेंड, तो ये लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है Br नेगेटिव, एंड कैन डिस्प्लेस ए लिगेंड विच कैन देन बिकम काउंटर आयन। तो यहाँ पे SO4 नेगेटिव है, तो Br नेगेटिव ना इसे डिस्प्लेस कर सकता है। जो SO4 नेगेटिव था वो लिगेंड था, अब वो काउंटर आयन बना सकता है। सो एज ए रिजल्ट हमारा बन जाएगा CONH35BrSO4। तो यहाँ पे अगर आप इसे सोल्यूशन में डालोगे तो SO4 नेगेटिव आयंस यहाँ पे रिलीज होता है। तो इसे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म की। द सॉल्वेंट आइसोमर डिफर बाय वेदर और नॉट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल आयन। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ना डायरेक्टली बॉन्ड बना सकते हैं मेटल आयन के साथ, तो ये एज ए लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। मेटल के साथ ये क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। या तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल लैटिस। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो इस केस में हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल अपेयर इन ए वैरायटी ऑफ वे। तो वाटर मॉलिक्यूल वैरायटी ऑफ वे में प्रेजेंट हो सकते हैं, इनसाइड हो सकते हैं एंड आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी टू गिव नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स। एग्जांपल देखते हैं, जैसे CrH2O6Cl3, तो इसका ना वायलेट कलर होता है। अगर देखें ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसके साथ क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, एक वाटर मॉलिक्यूल ना बाहर जा सकता है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होगा एज ए फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होना चाहिए, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो एक Cl अंदर चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम आइसोमेरिज्म के PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है CONH35NO2Cl2। अब इसमें ना याद रखना लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे NO2 प्रेजेंट है, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो ये दो डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। या तो ये नाइट्रोजन वाली तरफ से कर सकता है, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH35NO2Cl2, या ऑक्सीजन वाली तरफ से कर सकता है CONH35ONOCl2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं, तो इसे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया CONH35Cl SO4। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे ना, इसमें क्या हो सकता है, जो काउंटर आयन है ना वो एज ए लिगेंड भी काम कर सकता है और लिगेंड एज ए काउंटर आयन। तो दोनों में क्या हो सकता है, दोनों म्यूचुअल एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स होगा जो यही दिया हुआ है CONH35Cl SO4, और क्या हो सकता है, जो SO4 यहाँ जा सकता है, Cl बाहर आ सकता है, तो CONH35SO4 ये Cl, तो इसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। हमें ये कॉम्प्लेक्स दिया, इसमें याद रखना दो क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, पहला कैटायनिक होता है, ये एनायनिक होता है, ये एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो मेटल आयंस है वो डिफरेंट होते हैं, लिगेंड्स भी डिफरेंट होते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ क्या हो जाता है, लिगेंड हो जाता है, तो इसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सबसे पहला हमें दिया हुआ है CONH36CrCN6, इसमें क्या हो जाएगा, लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CrNH36COCN6। तो मेटल और लिगेंड का क्या हो गया, इसमें एक्सचेंज हो गया। हमेशा हम लिगेंड को उसी पोजीशन पे रखते हैं और मेटल को एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि पहला वाला कैटायनिक एंटिटी होता है और सेकंड वाला एनायनिक एंटिटी होता है। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। कॉम्प्लेक्स है PTEN2Cl2 +। हमें इसका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बताना है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और हमें पता है जो सिस आइसोमर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। इसमें हम बनाएंगे, यहाँ पे Cl के एडजेसेंट है एक दूसरे के, यहाँ पे En है। इथेन 1,2 डायमाइन दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये ऑक्टाहेड्रल हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये सिस आइसोमर है। और सिस आइसोमर का अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर बनाना है,
तो हम क्या करते, Cl यहाँ पे लेते एक इसके अपोजिट लेते, हम ट्रांसफॉर्म बनाते, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया, हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं। कॉम्प्लेक्स है PTEN2Cl2। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Pt का, ये X है, En 0 होता है, Cl-1 इंटू 2, ओवरऑल ये न्यूट्रल है तो X 2 हो जाएगा। ये C से शुरू होता है, E से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है तो डाइक्लोरिडो हो जाएगा। इथेन 1,2 डाइअमाइन में हम बिस लगाते हैं, ये हो जाएगा बिस, ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइअमाइन, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो प्लेटिनम लिखेंगे और ये 2 आ जाएगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें भी क्या होगा, Pt के साथ Cl अगर एक साथ प्रेजेंट है, एडजेसेंट प्रेजेंट है तो सिस फॉर्म होगा। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, और अपोजिट ऑफ ईच अदर होगा तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। हमें पता है जो मेटल का एटम और आयन है ना, लिगेंड, उसमें ना इलेक्ट्रॉन पेयर उस पर डोनेट करता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब जो मेटल एटम और आयन है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, वो अपने ना ऑर्बिटल यूज करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन, और एम्प्टी ऑर्बिटल यूज करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कौन से ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, जैसे n-1d ns-np, और वो यूज कर सकते हैं ns-np-nd ऑर्बिटल। मतलब जैसे 3d सीरीज का एलिमेंट है वो अपना 3d यूज कर सकता है ऑर्बिटल, 4s4p यूज कर सकता है, और वो 4s4p-4d ऑर्बिटल यूज कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। अब कितने ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ, तो उतने ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, मिक्स करेंगे, और वो बनाएंगे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इक्विवेलेंट एनर्जी के, ये अपने आप को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में और पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल इनकी ज्योमेट्री हो सकती है। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। सो दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर अलाउड टू ओवरलैप। अब ये ना ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब बॉन्ड बना सकते हैं विद लिगेंड ऑर्बिटल। हमें पता है लिगेंड का जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, सो ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। तो लिगेंड का जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को, और उसके साथ वो बॉन्ड बनाता है। अब डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी और क्या जो ज्योमेट्री होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर sp3 हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो dsp2 भी बन सकता है, तो ये स्क्वायर प्लेनर बनता है। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर पे sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है ज्योमेट्री। 6 में sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है, और 6 में d2sp3 ऑक्टाहेड्रल बन सकता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। हम एनसीईआरटी की सारी एग्जाम्पल्स कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना वो ज़्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं। जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मेटल के, उसको रिपल्शन कॉज करते हैं और पेयरिंग करते हैं। वेरस वीक लिगेंड ना उतना रिपल्शन कॉज नहीं करते, तो पेयरिंग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है COCN नेगेटिव आता है। NH3 भी ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम कर सकता है। जब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, ऑक्सीडेशन नंबर हाई है, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। NH3 जैसे CO3+ Cr3+ में NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, तो आपको ये याद रखना है। और बाकी जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड होते हैं, जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करता। हम सारी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल है CONH3 3+। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम CO का, ये हो जाएगा X+0, ये हो जाएगा +3 हो जाएगा CO +3 होता है 3d6। हम इसकी फिलिंग करेंगे। 3d6 है, 1 2 3 4 5 6 4s 4p हमने लिख लिया। अब हमने पढ़ा है यहाँ पे CO3+ है, NH3 है, सो CO3+ NH3 ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। अब ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो क्या थे अनपेयर्ड थे, उनको रिपल्शन कॉज करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देगा। तो 3 ऑर्बिटल में क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हो जाएंगे और बाकी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वो डिपेंड करता है कितने लिगेंड बॉन्ड बना रहे हैं। तो 6 लिगेंड बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके बाद वाले जो 6 ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। 3d के 2 ऑर्बिटल, 4s का 1 और 4p के 3 ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा, क्योंकि d का 2 था, d2sp3। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
अब इसमें क्या होगा, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6NH3 मॉलिक्यूल, तो 6NH3 इन एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब ये था D2sp3 और हमें पता है D2sp3 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अब ये ना डायमैग्नेटिक भी है। डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, पेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो वो पैरामैग्नेटिक होता। नेक्स्ट, इसमें ना इनर डी ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो अगर 3D ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना, आपने देखा ये 3D ऑर्बिटल एम्प्टी था, ये यूज हुआ, तो इसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अगर 4D ऑर्बिटल यूज हुआ होता ना, तो उसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है COF6 नेगेटिव। हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे CO का x -1 × 6 = -3, तो x हो जाएगा हमारा +3। तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 है, ये 3D6 होता है। इसकी फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, बाकी एम्प्टी ऑर्बिटल लिख लेंगे 4s 4p 4d। अब इसमें जो F नेगेटिव है वो एज ए लिगेंड काम करता है और वो वीक लिगेंड होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे ना अनपेयर्ड रहेंगे, तो इनकी पेयरिंग नहीं होती है। अब कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वो डिपेंड करता है कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो F नेगेटिव ना यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाएगा, तो 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो एक S का 3p के 2d के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो F नेगेटिव है वो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब ये जो sp3d2 है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं कॉम्प्लेक्स, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, वेरस डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। अब इसमें अगर आप देखो ना 4D ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अगर 3D यूज हुआ होता तो इनर ऑर्बिटल होता, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे क्या अनपेयर्ड है, तो ये हाई स्पिन और इसे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है NiCl4 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकल का, x Cl -1 होता है इंटू 4 = -2, तो x +2 होगा। निकल 2+ होता है 3d8। फिलिंग करेंगे 3d की 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s 4p यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो एक वीक लिगेंड है, वो रिपल्शन कॉज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। तो उसके बाद वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब Cl यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। 4s एंड 4p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है ना, इसमें क्या होगा, जो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट होगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। तो sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है NiCO4। जो CO है ना ये न्यूट्रल होता है, तो x + 0 = 0, तो Ni 0 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये 3d8 4s2 होता है, तो 3d8 4s2। अब ये जो CO है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है। तो 4s से भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, तो 3d के ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाती है, 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं, तो 4s ऑर्बिटल क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। इसमें भी 4 बॉन्ड बनते हैं, तो 4s एंड 4p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं sp3। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इन 4 ऑर्बिटल्स में क्या होगा, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम CO, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। sp3 होता है टेट्राहेड्रल, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, इसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है NiCN4 नेगेटिव। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Ni को x लेंगे, Cn -1 × 4 होगा = -2, तो हमारा x हो जाएगा +2, तो निकल +2 की फॉर्म में होता है, ये 3d8 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8 4s एंड 4p एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब जो Cn नेगेटिव है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक d ऑर्बिटल फ्री हो जाएगा। अब क्योंकि 4 Cn ना Ni के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 जो
एम्प्टी ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो एक डी, एक एस, दो पी क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब इन ऑर्बिटल्स में क्या होगा, जो Cn नेगेटिव है 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। तो DsP2 स्क्वायर प्लानर होता है, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा और इसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन ना पेयर्ड होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना पैरामैग्नेटिक होता है सब्सटेंस। तो इससे हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए सब्सटेंस है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, इसे Bm से रिप्रेजेंट करते हैं, और n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें फ्री मेटल आयंस अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, फ्री मेटल आयंस में जिनमें अप टू 3 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में होते हैं, जैसे Ti3+d1 होता है, V3+d2 होता है एंड Cr3+d3 होता है। 2 vacant d orbital are available for octahedral hybridization with 4s and 4p orbital। तो इनमें अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 d ऑर्बिटल होते हैं, तो इनमें हमेशा ना 2 d ऑर्बिटल ना अवेलेबल होते हैं हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद 4s and 4p। तो 3d ऑर्बिटल 4s and 4p के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और जो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस फ्री आयंस, अगर ये फ्री फॉर्म में है तो फ्री आयंस और इनकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का क्या होता है, सिमिलर इनका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। सेकंड है व्हेन मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर 3 से ज़्यादा 3d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3d ऑर्बिटल फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो हमारे पास 2 जो 3d ऑर्बिटल हैं फ्री अवेलेबल नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। हमें पता है हंट्स रूल क्या कहता है, अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो सब में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो डायरेक्टली हमारे पास 2 3d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होंगे अगर हमें ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन करना है। थस फॉर d4, अगर हम d4 की बात करें, जैसे Cr2+Mn3+, d5 Mn2+Fe3+, d6 Fe2+CO3+, वेकेंट पेयर ऑफ d ऑर्बिटल, अगर हमें इनमें चाहिए है वेकेंट पेयर ऑफ d ऑर्बिटल, ये तभी हो सकता है अगर आप पेयरिंग करो 3d इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग कर ली तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे तो 1 अनपेयर्ड रहेगा, अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर ले तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, वेकेंट d ऑर्बिटल हो जाएंगे, जिससे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। हमने मैग्नेटिक डेटा देखा जो एग्री करता है मैक्सिमम स्पिन इन केस ऑफ d6। जब d6 कॉन्फ़िगरेशन है तो मैक्सिमम स्पिन जो है वो आ रही है डेटा के हिसाब से, बट जब d4 d5 आ रहा है तो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। मतलब जैसे हमारे पास MnCN6 3 नेगेटिव, MnCl6 3 नेगेटिव, दोनों केस में Mn3+ है, d4 है, बट मैग्नेटिक मोमेंट जो पहले केस में जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शो हो रहा है, बट सेकेंड केस में मैग्नेटिक मोमेंट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शो हो रहा है। सिमिलरली FeCN6 3 नेगेटिव, FeF6 3 नेगेटिव, इन दोनों केस में Fe3+ है, d5 है। पहले केस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सेकंड केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर इसमें देखें COF6 3 नेगेटिव में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे CO क्या है +3 है, d6 है, यहाँ पे भी CO C2O4 3 नेगेटिव, यहाँ पे भी CO +3 है, यहाँ पे डायमैग्नेटिक आ रहा है। तो ये सारा बिहेवियर ना हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चलता है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा। तो याद रखना यहाँ पे जो Cn होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो पेयरिंग कॉज करता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वेरा Cl वीक लिगेंड होता है तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। Fe वीक लिगेंड है, ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। C2O4 जो है 2 नेगेटिव ऑक्सीडेट आयन भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, तो ये डायमैग्नेटिक बिहेव करता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताया जो MnCN6 3 नेगेटिव है, FeCN6 3 नेगेटिव, C2O4 3 नेगेटिव, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, पेयरिंग करते हैं, इनर d ऑर्बिटल फ्री हो जाती हैं तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वेरएस MnCl6 3 नेगेटिव, FeF6 3 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव, इसमें वीक लिगेंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाता, तो आउटर d कॉम्प्लेक्स बनता है, आउटर d ऑर्बिटल यूज होता है, और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है sp3d2। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला पॉइंट है
इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशंस, तो इसमें बहुत ज़्यादा एजम्पशंस इन्वॉल्व हैं। सेकेंड, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, तो मैग्नेटिक डेटा के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता बट डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता। थर्ड, इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफरेंट कलर्स हैं, उसके बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फोर्थ, it does not give a quantitative interpretation to the thermodynamic or kinetic stability of coordination compound. thermodynamic means कि कंपाउंड कितना स्टेबल है और kinetic stability means कि कितना फास्ट कंपाउंड बनता है, उसके बारे में ये थ्योरी बता नहीं पाई। फिफ्थ, it does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of 4 coordination compound. अगर 4 coordinate compound है, अगर coordination नंबर 4 है तो वो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर कोई भी बना सकता है, तो इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ये नहीं बता पाया। सिक्स्थ, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। ये हमें बताता है जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड है, इट इज रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड। तो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेटल आयन में, जो मेटल आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है। वेरस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जो एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। नाउ जो लिगेंड है उसे हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनाइन, एनाइन जैसे Cl नेगेटिव, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है उसे ऐसे पॉइंट चार्ज, मतलब एक ही पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज और मेटल आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है। और डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर है, ये भी लिगेंड की तरह काम करता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। ऑक्सीजन का जो डेल्टा नेगेटिव है वो मेटल आयन को अट्रैक्ट करता है। डाइपोल हम लेते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब जो 5d ऑर्बिटल है इन एन आइसोलेटेड गैसेस मेटल एटम और आयन हैव सेम एनर्जी, हमें पता है अगर आइसोलेटेड गैसेस एटम और आयन है उसके जो d ऑर्बिटल है सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम। 5d ऑर्बिटल होते हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है, तो इसे हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है। द डीजेनरेसी इज मेंटेन इफ ए स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड द मेटल एटम आयन, तो मेटल एटम या आयन है तो उसे क्या करेगा, सराउंड करेगा एक स्फेरिकल, एक उसको स्फेयर सराउंड करेगा जिसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज वाला एक स्फेयर है वो हर तरफ से ना क्या करता है, अब नेगेटिव चार्ज होता है, अब याद रखना मेटल के जो एटम और आयन है उसके डी ऑर्बिटल में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगी वो इक्वल होगी फ्रॉम ऑल साइड, सो हर एक डी ऑर्बिटल उसको इक्वल रिपल्शन होगा तो डीजेनरेसी मेंटेन रहेगा। बट अगर हमारे पास नेगेटिव फील्ड है ड्यू टू लिगेंड, अब जो लिगेंड होते हैं ना वो जब वो आते हैं ना तो वो सिमेट्रिकल तरीके से नहीं आते, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आते हैं। अब लिगेंड क्या हो सकते हैं, या तो एनाइन हो सकते हैं और हमने पढ़ा नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल जैसे NH3 वाटर, NH3 का N नेगेटिव हो सकता है, डेल्टा नेगेटिव, वाटर का O डेल्टा नेगेटिव इन ए कॉम्प्लेक्स। इट इज एसिमेट्रिकल, मतलब जब लिगेंड आते हैं ना तो वो डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं और वो मेटल को जो रिपल्शन कॉज करते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, तो किसी डी ऑर्बिटल में ना ज़्यादा रिपल्शन होता है और किसी डी ऑर्बिटल में कम रिपल्शन होता है। सो जो डीजेनरेसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब हर एक डी ऑर्बिटल का अब एनर्जी ना सेम नहीं रहता, अब नहीं रहता है ना एनर्जी, एज ए रिजल्ट क्या होता है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, तो वो स्प्लिट हो जाता है बिकॉज ऑफ अनइक्वल रिपल्शन, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करेंगे, 6 लिगेंड जो है वो सराउंड करते हैं मेटल आयन और एटम को। देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल डी ऑर्बिटल, अब मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं तो उसकी रिपल्शन होती है, एंड द इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगेंड, तो लिगेंड का नेगेटिव चार्ज हो सकता है या तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी रिपल्शन क्या हो सकती है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन हो सकता है। सच ए रिपल्शन इज मोर व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लिगेंड, सपोज जो लिगेंड है और मेटल का डी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के सामने है तो रिपल्शन ज्यादा होता है, व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड वो क्या होता है, लेस होता है। As ligand approach the central ion along the axis, अब octahedral coordination entity में क्या होता है, जो ligand है ना वो along the axis आता है, along the axis means x y z axis के along से ligand आता है। As a result क्या होता है, d x square y square d z square orbital point toward the axis, अब ये d
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पे होता है, डी जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड एक्सिस पे होता है, और ये क्या होते हैं, टुवर्ड द एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ होते हैं ये ऑर्बिटल, दे पॉइंट टुवर्ड द एक्सिस। अब जो लिगेंड है ना वो भी एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं, तो दे एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। तो ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है इसमें ज्यादा रिपल्शन होती है एंड विल बी रेज्ड इन एनर्जी। तो इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें डी एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये एक्स और वाई के बीच में है, ये वाई जेड के बीच में है, और डी एक्स एंड जेड के बीच में है। दे आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, तो एक्सिस के बीच में है। वेयर एज हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है ना वो एक्सिस की तरफ से आता है, तो इन तीनों को ना कम रिपल्शन होता है क्योंकि ये ना अवे फ्रॉम द एक्सिस है, तो इनकी एनर्जी लोअर होगी एज कंपेयर टू एवरेज एनर्जी ऑफ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। सपोज स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड होता, उससे जो रिपल्शन है ना उससे इनकी एनर्जी क्या हो जाती, कम हो जाती। डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज रिमूव्ड। अब ये जो डीजेनरेसी है, जो इक्वल एनर्जी थी सारे डी ऑर्बिटल का, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया ड्यू टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन एंड मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ और जो डीजेनरेसी है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, रिमूव हो गया है। अब जो तीन ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी के हैं, ये जो तीन ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी कम है, तो इन्हें हमने लिया है T2G। वेरस जो दो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो उस दो ऑर्बिटल को हम EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द डीजेनरेट लेवल ड्यू टू लिगेंड, इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। अब क्या हुआ, इनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, इसे T2G कहा, EG क्या, एनर्जी हायर है। अब इन दोनों का एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे एनर्जी सेपरेशन कहते हैं, उसे डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, एनर्जी डिफरेंस हो गया दोनों ऑर्बिटल में। अब एनर्जी ऑफ टू EG ऑर्बिटल, EG में दो ऑर्बिटल होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर विल बी इंक्रीज, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गया है 3/5 डेल्टा नॉट, और T2G की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बाय 2/5 डेल्टा नॉट। नेक्स्ट हम देखेंगे, सपोज हमारे पास मेटल का ना फ्री आयन प्रेजेंट है, तो मेटल का डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। नेक्स्ट, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। सपोज जो लिगेंड्स है ना वो इक्वल रिपल्शन कॉज करें हर एक डायरेक्शन से, तो हर एक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसे हम एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड मतलब जो रिपल्शन है वो इक्वल है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, तो ये एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसमें भी ऑर्बिटल क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे। बट हमें पता है जो हमारा लिगेंड है ना वो अलोंग द एक्सिस आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। एज ए रिजल्ट क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को ज्यादा रिपल्शन होती है, तो इनकी एनर्जी ना एवरेज एनर्जी से ज्यादा हो जाता है, जितना एवरेज एनर्जी होना चाहिए था इनका एनर्जी ज्यादा हो जाता है, तो इसे हम EG ऑर्बिटल कहते हैं, इसमें दो होते हैं। वेयर एज जो डी एक्स वाई है डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड है, इन्हें ना कम रिपल्शन मिलता है, तो एवरेज से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये T2G ऑर्बिटल होते हैं। और ये जो रिपल्शन होता है इसे क्रिस्टल फील्ड रिपल्शन कहते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड मतलब जो लिगेंड है पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन हो रही है और एक को कम रिपल्शन हो रही है। अब दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस है इसे डेल्टा नॉट हम कहते हैं, नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल। बैरी सेंटर मतलब एवरेज एनर्जी तो सेम रहेगा, अगर आप इन दोनों की एनर्जी टोटल एनर्जी को ऐड करोगे तो वो एवरेज एनर्जी के ही इक्वल होगा, तो एक की ज्यादा होगी एक की कम हो गई है। अब कितना ज्यादा हो गया इसका एवरेज से, ये हो जाएगा 3/5 डेल्टा नॉट, इसकी एवरेज से ज्यादा एनर्जी है, और इसकी कितनी कम हो गई है, 2/5 डेल्टा नॉट, ये कम हो गया, तो इसे -2/5 डेल्टा नॉट भी हम लिख सकते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस बाय द लिगेंड। अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई है वो डिपेंड करता है कि क्या फील्ड लिगेंड प्रोड्यूस कर रहा है और चार्ज क्या है मेटल आयन में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होता है जो ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है, स्प्लिटिंग विल बी लार्ज, तो ये दोनों की स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा नॉट ज्यादा होगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इसे हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी कहते हैं। वेरस वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा, जिसमें ये जो स्प्लिटिंग है वो क्या है, कम हुई है, तो स्प्लिटिंग विल बी लेस, तो रिपल्शन कम हुआ है, तो ये क्या होगा, डिफरेंस कम होगा, डेल्टा नॉट लेस होगा। नेक्स्ट हम लिगेंड को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, वो कितना फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कितना रिपल्शन कॉज करते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ देम हम उसे अरेंज करेंगे, इसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। सबसे कम है I नेगेटिव, Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, H2O NCS नेगेटिव, EDTA 4 नेगेटिव, NH3 EN
N नेगेटिव एंड CO, CO सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। दिस इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि वो कितना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं बाय कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट लिगेंड के साथ कितना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी का हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने इसे अरेंज किया। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। अगर D1 है ना तो एक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, T2G में जाएगा। D2 है तो T2G में एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा। D3 है, T2G3 हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्या होता है, हंट्स रूल, हम ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। पहले इसमें जाएगा, क्योंकि तीनों की इक्वल एनर्जी है तो तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बट जब D4 है ना, दो पॉसिबल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है फोर्थ, वो यहाँ पे भी आ सकता है और EG में भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। सबसे पहले रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कितना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा फोर्थ या EG में जाएगा। और ये पेयरिंग एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। पेयरिंग एनर्जी को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन सिंगल ऑर्बिटल। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो सिंगल ऑर्बिटल में फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है, आपको कुछ एनर्जी चाहिए टू ओवरकम दिस रिपल्शन। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। अगर हमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करना है और जो डेल्टा नॉट है वो लेस देन P है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर EG ऑर्बिटल। मतलब क्या, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से एनर्जी मिली है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भरना होता है ना, तो आपको पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम करना है। बट आपके पास जो एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या है, कम है, तो आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं भेज सकते क्योंकि आप पेयरिंग क्रॉस नहीं कर सकते। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ना EG में चला जाता है। तो कन्फिग्रेशन हो जाता है T2G3 EG1। तो अगर डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी है तो ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेयरएज अगर डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P है, अगर आपके पास एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज सकते हो क्योंकि आप इस पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज के ये ऑक्यूपाई करेगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल। तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G4। तो डेल्टा नॉट अगर ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसने ज़्यादा रिपल्शन कॉज किया है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें लेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स डज नॉट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड। तो जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कोइंसाइड नहीं करती डायरेक्शन ऑफ लिगेंड से। और जो 3D ऑर्बिटल होते हैं DXY, DYZ, DXZ, पॉइंटिंग क्लोज टू द डायरेक्शन इन विच लिगेंड्स आर अप्रोचिंग। तो ये जो 3 लिगेंड्स है ना, ये डायरेक्टली लिगेंड की तरफ नहीं होते, बट ये ना क्लोज होते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, whereas DX2, Y2, DZ2 आर लाइंग इन बिटवीन द लिगेंड। तो ये जो 2 ऑर्बिटल है लिगेंड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 3 ऑर्बिटल हैं पहले वाले, ये लिगेंड के क्लोज होते हैं, तो इनमें ज़्यादा रिपल्शन होती है, तो इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है। whereas ये दोनों क्या होते हैं, बिटवीन द लिगेंड्स होते हैं, तो इनमें कम रिपल्शन होती है, इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। Therefore, the energy of the 3 orbitals will be increased and 2 orbitals will be lowered. अब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है इसे डेल्टा T कहते हैं। T होता है हमारा टेट्राहेड्रल। इट इज ग्रेटर फॉर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए ना ये ज़्यादा होता है देन टेट्राहेड्रल बिकॉज देयर आर लेस नंबर ऑफ लिगेंड। अब ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, टेट्राहेड्रल में लिगेंड होते हैं 4। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, रिपल्शन जो है वो ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा होता है एंड दे हैव लेस डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द D ऑर्बिटल। मतलब जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं ना उसमें लिगेंड ना टुवर्ड्स द एक्सिस आते हैं, उसमें ज़्यादा रिपल्शन होता है। वेयर एज अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस आते हैं, दे हैव लेस डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द D ऑर्बिटल। तो इनका जो इफेक्ट है वो कम होता है। एज ए रिजल्ट जो स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा होता है, टेट्राहेड्रल में कम होता है। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, D ऑर्बिटल फ्री आयन जो है सारे ऑर्बिटल डीजनरेट, सबकी इक्वल एनर्जी होगी। एवरेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, सपोज स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड है, जो लिगेंड है वो हर एक तरफ से इक्वल रिपल्शन कॉज करे, तो हर एक ऑर्बिटल को इक्वल रिपल्शन होगा, सबकी एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टिल ये डीजनरेट रहेंगे।
बट एक्चुअल में क्या होता है, जो लिगेंड है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं, वो यूनिफॉर्म रिपल्शन कॉज नहीं करते, उसे हम क्रिस्टल फील्ड कहते हैं। अभी हमने पढ़ा जो 3 ऑर्बिटल है उनको ज़्यादा रिपल्शन होता है, dxy, dyz, dxz, तो इनकी एनर्जी एवरेज से इंक्रीज होती है, तो इसे T2 ऑर्बिटल कहते हैं। वेरस ये जो 2 ऑर्बिटल है dx², y², dz², इनको कम रिपल्शन होता है, इनकी एनर्जी एवरेज से कम होती है, इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है डेल्टा टी, टी क्या है हमारा टेट्राहीड्रल। अब ये जो ऊपर वाले 3 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो गई है, तो एवरेज से कितना इंक्रीज हो गया 2/5 डेल्टा टी, और इन दोनों की डिक्रीज हो गई एनर्जी एवरेज से 3/5 डेल्टा टी। अगर हम बात करें ऑक्टाहीड्रल और टेट्राहीड्रल में, अगर सेम मेटल है, सेम लिगेंड है और मेटल लिगेंड का डिस्टेंस भी जो है वो सेम है, तो हमें पता है जो ऑक्टाहीड्रल है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, टेट्राहीड्रल में कम एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा टी बिकम्स इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। तो टेट्राहीड्रल में जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है वो कम होती है, तो वो इक्वल होता है 4/9 डेल्टा नॉट। ये तब होता है जब आपके पास सेम मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है। अब जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, इस केस में विच इज डेल्टा टी आर नॉट सफिशिएंट, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती फॉर फोर्सिंग पेयरिंग, तो पेयरिंग एनर्जी से ना कम एनर्जी रिलीज होती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब जो इनके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अनपेयर्ड रह जाते हैं, क्योंकि पेयरिंग करने के लिए ना एनर्जी जो होती है वो कम होती है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इसे हम बोलते हैं जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है आर रियली ऑब्जर्व्ड इन टेट्राहीड्रल, क्योंकि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मोस्टली बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा PYQ क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D5 आयन इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन P। तो D5 आयन दिया, डेल्टा नॉट लेस देन P है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें बताना है। हमें पता है ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है T2G EG। पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में चले जाएंगे, बट इसमें जो एनर्जी है ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो लेस है देन द पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन ना EG में चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा T2G3 EG2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D4 आयन इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P। तो अगर हम बात करें D4 है, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P है, तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या कर सकते हैं T2G ऑर्बिटल में आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे, यहाँ पे जो एनर्जी है ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगा, ये बन जाएगा T2G4 EG0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर लो स्पिन टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स आर रियली ऑब्जर्व। हमने पता है जो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन बनते हैं, लो स्पिन नहीं बनते, क्योंकि जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी है आर नॉट सफिशिएंट लास्ट टू फोर्स पेयरिंग, तो वो पेयरिंग एनर्जी से कम होता है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑब्जर्व नहीं होते। नेक्स्ट है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स है, हमें पता है ट्रांजिशन मेटल ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दे शो वाइड रेंज ऑफ कलर, तो उनके काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं। सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द लाइट एज इट पास थ्रू द सैंपल। तो अगर आप वाइट लाइट को ना सैंपल से पास करो तो कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट द लाइट दैट इज एमर्ज इज नो लॉन्गर वाइट। तो जो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो वाइट कलर की नहीं होती। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब। तो क्या होता है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कुछ स्पेक्ट्रम, जो विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी ना रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, जो वो रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है और हम उसी कलर को देख पाते हैं। मतलब सपोज तो विजिबल स्पेक्ट्रम का ऑरेंज जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो बाकी लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो वो ब्लू कलर का होगा, तो वो हमें ना ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर विच इज एब्जॉर्ब, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी रेडली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि इसका कलर क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अराइज ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल पे जंप करता है, तो उसी की वजह से वो क्या करता है, कलर शो करता है, तो इसे हम डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। हमारे पास कॉम्प्लेक्स है TiH2O6 3+, ये वायलेट कलर का होता है, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब जो Ti3+ है ये D1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
अगर हम बात करें ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है T2G एंड EG लेवल में। तो T2G लेवल ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स होता है और जो हायर स्टेट अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन होता है वो EG लेवल होता है। इफ लाइट corresponding to the energy of yellow green region is absorbed by the complex, अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स पे व्हाइट लाइट डाला ना तो इसमें ये एब्जॉर्ब करता है येलो ग्रीन रीजन। इट वुड एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द T2G लेवल टू द EG लेवल। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, T2G लेवल में होगा, और जैसे इसने ना लाइट एब्जॉर्ब किया तो ये जंप कर देता है EG लेवल पे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन कहते हैं। तो पहले क्या था, T2G1 EG0 था और अब ये बन गया T2G0 EG1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एक्साइट हुआ है, जंप हुआ है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। तो इसने एब्जॉर्ब कौन सा कलर किया था, येलो ग्रीन रीजन वाला कलर इसने एब्जॉर्ब किया। बट जो कलर हमें दिखाई देता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का दिखाई देता है। अगर हम बात करें जो कलर ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है कलर ऑफ कंपाउंड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विच इज फर्दर फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है और अगर वीक लिगेंड है तो लेस स्प्लिटिंग होती है। तो उसी के हिसाब से वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। एग्जाम्पल 1 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास क्रोमियम का, ये होता है D3 सिस्टम, क्योंकि क्रोमियम 3+ है, ये D3 होता है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। तो अगर डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल आयन के पास, वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट लिगेंड फील्ड, तो डिफरेंट लिगेंड फील्ड वो प्रोड्यूस करते हैं। हैंस डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है और क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग डिफरेंट होने की वजह से वो डिफरेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ का, और जो कलर हमें दिखाई देता है वो डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास है CrH2O6 Cl3, तो ये वायलेट कलर का होता है। इसमें अगर हमने एक क्रोमियम डाल दिया, वाटर को रिमूव कर दिया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। हमने इसमें 2 क्रोमियम को एज ए लिगेंड डाला, एक और वाटर को रिमूव कर दिया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये ग्रीन कलर का बनता है, क्योंकि इसमें ना इन तीनों में डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट है, डिफरेंट लिगेंड से डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है और ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है, हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स NiH2O6 2+। इट इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग निकल टू क्लोराइड इन वाटर। तो निकल टू क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके हमारा ये कॉम्प्लेक्स बना है। इसमें हम ना डाइडेंटेट लिगेंड इथेन 1,2 डायमाइन EN ना प्रोग्रेसिवली ऐड करेंगे रेशो में। EN और निकल का रेशो है 1:1, 2:1, 3:1। तो इथेन 1,2 डायमाइन ना डाइडेंटेट होता है, इसके 2 डोनर एटम है, 2 तरफ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो जो वाटर है वो तो यूनिडेंटेट है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके हम एक EN ऐड करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि लिगेंड्स चेंज हो रहे हैं तो कलर भी चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का। सबसे पहले हमारे पास है NiH2O6 2+, ग्रीन कलर का, हमने एक EN ऐड किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, एक EN ऐड हो जाएगा। NiH2O4 EN 2+, ये पेल ब्लू कलर का होता है, हमने एक और EN ऐड किया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, बनेगा NiH2O2 EN2 2+, ये ब्लू पर्पल कलर का होता है। और हमने फिर से एक और EN ऐड किया, दोनों वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, NiEN3 2+, वायलेट H2O। अगर इसमें देखोगे, क्योंकि डिफरेंट लिगेंड्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके नंबर डिफरेंट है, एज ए रिजल्ट इनके कलर भी डिफरेंट होते हैं। अगर एब्सेंस ऑफ लिगेंड है, अगर लिगेंड प्रेजेंट ही नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होता, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ना होने से जो सब्सटेंस है वो कलरलेस होता है, और कलरलेस को हम वाइट कलर भी कहते हैं। तो सब्सटेंस अगर लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो सब्सटेंस कलरलेस हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास TiH2O6 Cl3 है, ऑन हीटिंग अगर आप हीट करोगे ना तो वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, तो ये कलरलेस हो जाएगा। अगर हमारे पास एनहाइड्रस CuSO4 है, एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर है, तो इसमें कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है और कलरलेस। अगर हमारे पास CuSO4.5H2O, तो यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है वाटर, तो ये ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। इस सोल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+, ये ग्रीन कलर का होता है, वेयर सोल्यूशन ऑफ NiCO4 जो है वो कलरलेस होता है, हमें एक्सप्लेन करना है। एटॉमिक नंबर दिया निकल का 28। सबसे पहले जो NiH2O6 2+ है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, वाटर न्यूट्रल होता है, ये हो जाएगा 3D8। NiCO4 में CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो निकल का
ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो निकल प्रेजेंट होगा 3D8 4s2। अब जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है इसमें वाटर जो है ना वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है, वीक लिगेंड होता है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ये कॉज नहीं करता। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पेयर अप, तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अवेलेबल है फॉर डी ट्रांजिशन। रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन लाइट एमिट करता है, ठीक है, तो हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है। वेयर एज अगर हम बात करें CO की ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, पेयरिंग कर देता है। सो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाइक CO अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल पेयर्ड अप, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है ना तो याद रखना डी ट्रांजिशन नहीं होता। डी ट्रांजिशन तभी होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एजम्पशन। अगर इसके एजम्पशन की बात की जाए, लिगेंड्स आर पॉइंट चार्ज, जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज होते हैं। Hence the anionic ligand should exert the greatest splitting effect। जो anionic ligand होते हैं तो इनका नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनका पॉइंट चार्ज सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनका नेगेटिव चार्ज होता है। They should exert the greatest splitting effect। तो ये ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने चाहिए, इनकी स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ये ज़्यादा करने चाहिए। अगर हम इसे कंपेयर करें न्यूट्रल लिगेंड से, न्यूट्रल लिगेंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। However, the anionic ligand actually are found at the lower end of spectrochemical series। बट जब हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया ना तो लोअर एंड में ना क्या मिले, एनायनिक लिगेंड जैसे I नेगेटिव, मतलब ये एज ए वीक फील्ड लिगेंड काम करते हैं और स्प्लिटिंग ये कम करते हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रेजेंट है लिगेंड और सेंट्रल एटम में, और ये उसके कोवेलेंट नेचर को बता नहीं पाया। वीकनेस ऑफ CFT जो है वो एक्सप्लेन करता है LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। जो होमोलिप्टिक कार्बोनाइल होते हैं, होमोलिप्टिक कार्बोनाइल मतलब कंपाउंड में सिर्फ कार्बोनाइल लिगेंड प्रेजेंट है। कार्बोनाइल लिगेंड क्या होता है, CO, आर फाउंड बाय मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, सिर्फ CO के साथ वो बॉन्ड बना सकते हैं, जो CO है उसे कार्बोनाइल कहते हैं और वो एज ए लिगेंड काम करता है। अब डिफरेंट कंपाउंड बन सकते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले NiCO4, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ओवरऑल ये न्यूट्रल है, CO जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, तो मेटल भी इनमें क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नाम लिखेंगे ये होगा टेट्रा कार्बोनाइल, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल है। मेटल का नाम हम सेम लिखते हैं, निकल, ऑक्सीडेशन नंबर 0। नेक्स्ट FeCO5, तो ये है ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। नाम लिखेंगे पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है CrCO6, तो ये होगा हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0। नेक्स्ट हमारे पास जो दो स्ट्रक्चर है इसमें मेटल के ना दो एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर पहले स्ट्रक्चर की बात करें Mn2CO10, तो ये होता है डेका कार्बोनाइल डाईमैग्नीज 0, क्योंकि 2 Mn है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है CO2, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनाइल है CO8, यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बनता है ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट 0। अगर हम बात करें मेटल कार्बन का जो बॉन्ड होता है मेटल कार्बोनाइल में, तो इसमें सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट है। सबसे पहले मेटल कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो बन सकता है। इट इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ना, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ना डोनेट करेगा, जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इनटू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट, अब जो मेटल कार्बन है ना, इसका पाई बॉन्ड भी बन सकता है। It is formed by the donation of pair of electrons from a filled d orbital of metal। अब ना मेटल का ना filled d orbital भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो filled d orbital है ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट कर सकता है ऑफ मेटल इनटू वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसमें क्या हो सकता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो जो एंटी बॉन्डिंग है ना उसे हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है ना, ये वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या कर सकता है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है अबव एंड बिलो द प्लेन वो बनता है।
इसे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट मतलब हमारे दो बॉन्ड बन रहे हैं, इससे ना जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल वो क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम एनालाइज करते हैं कौन सा मेटल प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कलर रिएक्शन गिवन बाय मेटल आयन विद नंबर ऑफ लिगेंड, स्पेशली चिलेटिंग लिगेंड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब जो मेटल आयन है ना पर्टिकुलर लिगेंड के साथ, और लिगेंड हम कौन सा लेते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वो क्या करता है मेटल लिगेंड के साथ ना एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाता है और एक पर्टिकुलर कलर शो करता है। तो इट फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर डिटेक्शन। तो जब वो पर्टिकुलर कलर शो करता है तो उससे हम मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड एस्टिमेशन, तो उसको हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, बाय क्लासिकल मेथड में हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, कितना लाइट एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो रिएजेंट हम यूज करते हैं मेटल के साथ जो क्या करता है बॉन्ड बनाता है, कौन सा लिगेंड हम यूज कर सकते हैं, EDTA यूज कर सकते हैं, DMG डाइमिथाइल ग्लॉक्साइम यूज कर सकते हैं, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थॉल एंड क्यूप्रॉन एंड एक्स्ट्रा चीज हम यूज कर सकते हैं। सेकंड है एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से होता है और इसे हम एस्टिमेट करते हैं बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na2EDTA। तो जो हमारे पास सैंपल होता है उसकी हम टाइट्रेशन करते हैं Na2EDTA। कैल्शियम 2+ और जो मैग्नीशियम 2+ आयन है वो क्या करता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विद EDTA। सोडियम को रिमूव करके वो खुद कंबाइन करके EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट, इवन सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ देयर आयंस पॉसिबल। अब क्या होता है, ये जब कंबाइन करते हैं ना EDTA के साथ तो इनका ना स्टेबिलिटी कांस्टेंट बनता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो डिफरेंट होता है, तो उससे हम सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ देयर आयंस कर सकते हैं। तो हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है और कितना कैल्शियम प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। थर्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सिल्वर और गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो गोल्ड है वो कंबाइन करता है साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर और वो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाता है। ठीक है, तो ये AuCN ट्वाइस नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन गोल्ड बनाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटेलिक फॉर्म। तो अब गोल्ड को ना हम सेपरेट कर सकते हैं उसकी मेटेलिक फॉर्म में फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय एडिशन ऑफ जिंक। तो जब हम जिंक ऐड करते हैं ना तो जिंक क्या करता है, Au को ना यहाँ पे रिप्लेस कर लेता है, खुद वो क्या करता है कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्योर गोल्ड हमें मिल जाता है। फोर्थ है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इट कैन बी अचीव बाय फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं मेटल के साथ और उसको डिकम्पोज करके हमें प्योर मेटल मिल सकता है। सपोज हमारे पास ना इम्प्योर निकल है, उसे कन्वर्ट करते हैं NiCO4। सिर्फ प्योर निकल ही क्या करेगा, कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं NiCO4। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को हम डिकम्पोज करेंगे और जैसे डिकम्पोज करेंगे तो हमें प्योर निकल मिल जाएगा। फिफ्थ है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सॉल्यूशन विच डिजॉल्व द अनडिकम्पोज AgBr टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब जो डेवलप फिल्म है ना उसमें जो अनडिकम्पोज AgBr है ना वो क्या कर सकता है, ब्लैक हो सकता है और फोटोग्राफी को खराब कर सकता है। हमें ना अनडिकम्पोज AgBr को रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे वॉश करते हैं हाइपो सॉल्यूशन के साथ। हाइपो सॉल्यूशन क्या करता है, AgBr के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है AgS2O3 3 नेगेटिव और इसे हम रिमूव कर सकते हैं। सिक्स्थ है बायोलॉजिकल यूज। बहुत सारे जो नेचुरल कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है और इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। विटामिन जो B12 है इसे हम साइनोकोबैलामाइन भी कहते हैं, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। अब ये एज ए कैटलिस्ट भी काम करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, जैसे रोडियम का कॉम्प्लेक्स PH3P, ये क्या होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, थ्राइस है RHCl, तो ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स है। इसे विल्किंसन कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करने में हेल्प करता है। एट्थ है मेडिसिनल केमिस्ट्री। प्रेजेंस ऑफ मेटल इन टॉक्सिक प्रोपोर्शन, उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर सपोज एक्सेस ऑफ कॉपर और आयरन है, इसे रिमूव करते हैं बाय चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या हो सकते हैं, D-पेनिसिलएमीन एंड
डेस्फेरोक्साइन बी, तो ये क्या चिलेटिंग लिगेंड है जो इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, सो दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। EDTA जो है वो यूज होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिसे हम बोलते हैं सिस PTNH3 जिसे हम सिस प्लेटिन भी शॉर्ट में कहते हैं। ये जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, तो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट में सिस प्लेटिन यूज होता है। आई होप आपको इस चैप्टर का वन शॉट समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।